Hello guys, this is Vijay Chaudhary. Welcome to my channel Numerical की पाठशाला. Today we discuss the new topic of class 11 physics and the topic is error. 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 नाम से पता चल रहा है error. Mistake. Error means त्रुटि, गलती. देखो error कहाँ कहाँ हो सकती है. मेजरमेंट में error का क्या रोल है, कैसे error क्रिएट होता है, या एरर को कैसे रिमूव किया जाता है, कैसे एरर हम फाइंड करेंगे. तो एरर पर बेस्ड ही आज हमारा टॉपिक है. तो सबसे पहले जान लो कि एरर क्या है. फॉर एग्जांपल मान लो ये मार्कर देख रहे हो आप. ये मार्कर आप सोचो कि ये 5 सेंटीमीटर का 5 सेंटीमीटर का है. अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये इसकी ट्रू वैल्यू कंपनी ने बना के दिया इसको 5 सेंटीमीटर का ट्रू वैल्यू. आपसे मैंने बोला कि आप इसको मेजर करो. आपने मेजर किया तो इसकी वैल्यू आई 5.1 सेंटीमीटर या 4.9 सेंटीमीटर. तो आपकी जो वैल्यू आप जो इस पे कर रहे हो उसको हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बोल सकते हैं या मेजर्ड वैल्यू बोल सकते हैं. तो आपकी जो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में डिफरेंस आ रहा है वही क्या है, एरर है. आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बोलो, एक्सपेरिमेंट आपने जो प्रैक्टिकली फाइंड किया, प्रैक्टिकल वैल्यू या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और ट्रू वैल्यू जो इसकी वैल्यू है उसमें जो डिफरेंस है ना वो क्या है, एरर है. तो एरर इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू. तो एरर इज द डिफरेंस. एरर की डिफिनेशन क्या लिख सकते हो कि एरर इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू. आप ये लिख सकते हैं एरर इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू. मैथमेटिकली देखो, वैसे तो थ्योरेटिकली बोल दिया, मैथमेटिकली इसको जब हम देखें, पैराग्राफ चेंज करके वहां लिख सकते हो. पहले तो इसकी डिफिनेशन लिख लो. डिफिनेशन क्या हो जाएगी, द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज कॉल्ड एरर. मैथमेटिकली इसको क्या बोलते हैं कि जैसे मान लो लिखा है डेल्टा ए मैथमेटिकली वैसे देखा जाए इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर. डेल्टा ए इज इक्वल टू ए माइनस A1. ये क्या, कैसे A1 क्या है, A क्या है, A है आपका ट्रू वैल्यू. ठीक, A क्या है, ट्रू वैल्यू, माइनस A1 क्या है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू या मेजर्ड वैल्यू. जैसे मान लो कि इसको 5 बंदे हैं मान लो, राम, श्याम, सीता, गीता, सुनीता. तो पांचों को मैंने बोला कि इसको मेजर करो. अलग अलग, पहले राम गया मेजर्ड किया तो उसका जो मेजर्ड हुआ, पहले बंदे ने जो इसको मेजर्ड किया, किसको मेजर्ड किया, इस ट्रू वैल्यू को. किसी भी मेजरमेंट का जो पहला मेजरमेंट लिया बंदे ने वो A1, ये मेजर्ड वैल्यू हुई, ये ट्रू वैल्यू थी. अच्छा, तो इसको डेल्टा A1 लिखा जा सकता है. अब सोचो एब्सोल्यूट एरर का दूसरा कॉन्सेप्ट. मान लो दूसरा बंदा गया मेजर्ड करने, तो ट्रू वैल्यू माइनस, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो ही क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर होता है मैथमेटिकली. ऐसे मान लो कि n नंबर ऑफ बंदों से हमने इसको मेजर्ड कराया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस ए लिख सकते हैं. तो डिफरेंट जितने भी बंदे जाकर के इसको मेजर्ड करेंगे, सबकी अलग अलग वैल्यू आ सकती है, कुछ की सेम आ सकती है. तो ये एब्सोल्यूट एरर की बात होती है. मैथमेटिकली एरर को इस तरह से फाइंड किया जाता है कि ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस है उसको हम एब्सोल्यूट एरर भी बोलते हैं. एब्सोल्यूट एरर की डिफिनेशन सेम लिख सकते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट एरर मैथमेटिकली केवल है, इतना आप इस तरह से बना सकते हो. इसके बाद अगर हम बात करें, देखो इसके बाद अभी थ्योरेटिकली ही बात करने वाले हैं. तो सबसे पहले बात करें अगर हम टाइप्स ऑफ एरर की, इसकी टाइप्स ऑफ एरर की. तो टाइप्स ऑफ एरर, कितने टाइप के एरर हो सकते हैं, एरर कैसे कैसे क्रिएट हो सकता है, उस पर अगर हम चर्चा करें, उस पर अगर हम डिस्कस करें तो देखिए टाइप्स ऑफ एरर है ना.
टाइप्स ऑफ एरर, टाइप्स ऑफ एरर। एरर में ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो थ्योरेटिकली नहीं, सीधे सीधे न्यूमेरिकली ही पूछे जाते हैं। लेकिन देखो यहां पर थ्योरेटिकली थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं, जान लेते हैं कि कितने टाइप्स के एरर होते हैं। 2 टाइप के एरर है। सिस्टमेटिक एरर, कैसी एरर? सिस्टमेटिक एरर। पहली एरर सिस्टमेटिक एरर, दूसरी एरर को हम बोलते हैं रैंडम एरर, रैंडम एरर। तो देखिए सिस्टमेटिक एरर जो सिस्टम की एरर है, आप देख सकते होंगे सिस्टम की एरर, यह इस तरह की ऐसी एरर होती है ना कि जिसको हम रिमूव भी कर सकते हैं। सिस्टमेटिक एरर को रिमूव कर सकते हैं और रैंडम एरर को रिमूव नहीं कर सकते। तो सिस्टमेटिक एरर कितनी कैसे कैसे सिस्टम में एरर आ सकती है। फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं प्रोविजन स्टोर पर जाते हो, जैसे मान लिया आप चीनी लेने गए, और जब आप चीनी लेने गए तो आपने वेइंग मशीन में देखा कि वहां पर 100 ग्राम दिखा रहा है, ऑलरेडी कुछ रखा नहीं है, 100 ग्राम दिखा रहा है। तो अगर आपको 1 kg चीनी लेना है तो क्या करेंगे? 1 kg जब वो रखेगा, 1 kg कंप्लीट दिखाएगा तो क्या आप 1 kg पाओगे? नहीं ना, आप 900 पा रहे हो। इसका मतलब 100 ग्राम का एरर है। तो 100 ग्राम का वो एरर है, उसको कैसे रिमूव किया जा सकता है? 1100 अगर वहां पे रखेगा तो 1 kg आपको शुगर मिल जाएगा। तो जो सिस्टमेटिक एरर है इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं, मैनुअली इसको ठीक भी किया जा सकता है। तो सिस्टमेटिक एरर देखिए कितने टाइप की होती है। तो सिस्टमेटिक एरर कुछ, जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजरमेंट कर रहे हैं वही इंस्ट्रूमेंट ही खराब निकल जाए इंस्ट्रूमेंटल एरर में। अच्छा, तो ये इंस्ट्रूमेंटल एरर, जिस इंस्ट्रूमेंट से हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया तो उस टाइप की जो एरर आएगी वो इंस्ट्रूमेंटल एरर हो जाएगी। दूसरी है इम्परफेक्शन, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंटल या मेजर, एक्सपेरिमेंट और मेजरमेंट और मेजरमेंट। देखिए मेजरमेंट करने में इम्परफेक्शन या एक्सपेरिमेंट, जब हम मेजरमेंट कर रहे हैं, मेजरमेंट करते टाइम पर इम्परफेक्शन का मतलब क्या होगा? सबसे पहले देखो, इंस्ट्रूमेंटल तो समझ लिया कि इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर आ जाए। इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट और मेजरमेंट, हमें मेजरमेंट करना ही नहीं आता, मतलब इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट, हमें उस इंस्ट्रूमेंट का यूज करना ही नहीं आता और हम उसका मेजरमेंट करने चल दिए। थ्योरेटिकली समझना, हम इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं करना जानते लेकिन हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम मेजरमेंट कर रहे हैं, तो ये इम्परफेक्शन ही तो हुआ। तो इस टाइप की से जो इस टाइप से जो एरर जनरेट होगी उसको हम इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट्स और मेजरमेंट बोलेंगे। समझ में आ रही बात? दूसरा भी समझ में आया। तीसरा जो एरर होगा इसमें देखिए, उसको हम बोल सकते हैं पर्सनल एरर, पर्सनल एरर, पर्सनल एरर, पर्सनल एरर। हम जब मेजरमेंट कर रहे हैं और हम ही से एरर आए, फॉर एग्जांपल जैसे हम मान लो इसके क्या है, इस मार्कर का जब हम मेजरमेंट करें, इस मार्कर का मेजरमेंट मान लो ये 6 सेंटीमीटर का है, तो 6 सेंटीमीटर जो स्केल आप देखते हो ना, 6 सेंटीमीटर का एक छोटा वाला स्केल आता है। तो जैसे मान लो कि ये इस स्केल का मेजरमेंट कर रहे हैं और ये 6 सेंटीमीटर का है, तो पर्सनल एरर कैसे आ सकती है कि जब हम मेजरमेंट कर रहे हैं हम लापरवाही से करें, या मेजरमेंट करते टाइम पे हमें मेजर कुछ किया, लिखा कुछ और,
तो इस टाइप की जो एरर होगी वो पर्सनल एरर है। तो मेनली हमें जानना है कि एरर कैसे कैसे जनरेट हो सकती है। बेसिकली कितने टाइप की एरर होगी, दो टाइप की होगी, सिस्टमेटिक एरर होगी, रैंडम एरर होगी। सिस्टमेटिक एरर में इंस्ट्रूमेंट में एरर हो सकता है, इंपरफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट हो सकता है, या पर्सनल एरर हो सकता है। इसके बाद अगर हम रैंडम एरर की बात करें, रैंडम एरर क्या होगा? रैंडम एरर, सबसे पहले रैंडम एरर अगर पूछा जाए कि कैन वी रिमूव रैंडम एरर फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट? नो, वी कांट रिमूव द रैंडम एरर फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है ना कि ये हमारे इंस्ट्रूमेंट में, हमारे डिवाइस में ये एरर है। इसका तो पता होता है, करते टाइम पे भी पता चल जाता है कि ये सिस्टमेटिक एरर इसमें है, बट इसका तो पता ही नहीं रहता। एक्चुअली नेचुरल कॉजेस से जो एरर जनरेट होती है वो रैंडम एरर होती है। पता चले कि जैसे हम मेजरमेंट कर रहे हैं, अचानक से अर्थक्वेक आ गया, हम मेजरमेंट कर रहे हैं, अचानक से जो है बहुत तेजी से आंधियां चलने लगी। तो इस तरह से जो नेचुरल कॉजेस से एरर जनरेट होता है, मेजरमेंट करते टाइम पर नेचुरल कॉजेस जो जनरेट हो जाए तो वहां पर जो एरर हमारे मेजरमेंट में आएगी उस एरर का नाम होगा रैंडम एरर। बात समझ में आ रही है कि ये किसकी वजह से जनरेट होगा? ड्यू टू नेचुरल कॉजेज। तो एरर प्रोड्यूस्ड, एरर जनरेट ड्यू टू द नेचुरल कॉजेज इज नोन एज रैंडम एरर। तो इस तरह से एरर जनरेट होती है। अब कुछ और छोटी छोटी बातें कर लेते हैं, जैसे क्या? एक्यूरेसी। ये भी एनसीईआरटी में मिलेगा आपको कि एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन क्या होता है। तो हम एक्यूरेसी की अगर बात करें, एक्यूरेसी क्या होती है? नाम से ही पता चल रहा है, आपको लग रहा होगा एक्यूरेसी क्या होता है। मेजरमेंट में एक्यूरेसी जो वर्ड है इसका मतलब क्या होगा? तो एक्यूरेसी इज द, इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे आप, एक्यूरेसी इज द क्लोजनेस, accuracy is the closeness of the measurement of ट्रू वैल्यू। कहीं कहीं आप इसको मिलेगा इसका स्पेसिफिक वैल्यू भी, लेकिन एक्यूरेसी देखो यही होगा। एक्यूरेसी इज द क्लोजनेस ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द ट्रू वैल्यू। फॉर एग्जांपल मैंने बोला ना कि ये 6 सेंटीमीटर का है और हमने मेजरमेंट किया, अगर हम इसके 6 सेंटीमीटर के आसपास, जैसे 6.123 या 5.987 यहां तक पहुंच गए तो हम एक्यूरेट पहुंचने वाले हैं कि नहीं? तो इस तरह से क्लोजनेस 6 सेंटीमीटर के सबसे नजदीक, सबसे क्लोज जो मेजरमेंट हम करेंगे वो एक्यूरेट मेजरमेंट बोला जाएगा कि नहीं? एक्यूरेट मेजरमेंट बोला जाएगा। अच्छा, दूसरा, इसी में एक और वर्ड आता है प्रिसीजन। प्रिसीजन क्या है? प्रिसीजन, इट इज द क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट ऑफ ईच अदर। दोनों में डिफरेंस अभी बताता हूं। इट इज द closeness of the measurement of each measurement, ऐसे लिखो ज्यादा अच्छा रहेगा, each measurement। अब इसको समझो, डेफिनेशन से ज्यादा जरूरी है समझना, क्योंकि दोनों में सेम दिख रहा है। तो एक्यूरेसी इज द क्लोजनेस ऑफ द मेजरमेंट ऑफ ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू के सबसे नजदीक मेजरमेंट करते करते अगर हम पहुंच गए तो एक्यूरेसी बोली जाएगी। लेकिन ये क्या है कि इट इज द क्लोजनेस ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द ईच मेजरमेंट। मतलब ये है कि जैसे मान लो कि 5 बंदे, आपके 4 फ्रेंड, 5 लोग मिलकर के इसको मेजर कर रहे हो और सबकी जो वैल्यू है ना वो सेम आ जाए। मान लो 6 सेंटीमीटर, सभी ने जो मेजर किया वो 6.1 मेजर किया। अगर सभी ने 6.1 मेजर किया, इसका मतलब इसमें जो एरर है वो फिक्स है,
इसको प्रिसीजन बोलते हैं, इसको प्रिसीजन बोल रहे हैं। तो प्रिसीजन क्या होता है कि कितनी भी बार मेजरमेंट किया जाए, कितनी भी बार मेजरमेंट करें, लेकिन हर एक रिपीटेशन में वैल्यू में कोई चेंज ना आए। तो ये एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन था। इसके बाद हम बात करने वाले हैं मैथमेटिकली हम एरर को कैसे फाइंड करेंगे। यहां से न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट को हम सीखने चल रहे हैं, और फिर एक एक करके पहले तो इसके कॉन्सेप्ट सीखते हैं, डेरिवेशन पार्ट देखते हैं, फिर हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे। चलिए तो बात करते हैं हम अब मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग द एरर। हम एरर को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? हाउ कैन वी मिनिमाइज द एरर? एरर को मैथमेटिकली मिनिमाइज करने के भी तरीके होते हैं। तो कैसे मैथमेटिकली हम इसको मिनिमाइज करेंगे, कैसे इसके न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट सीखेंगे, आइए एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग द एरर में, एरर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय टेकिंग द अर्थमेटिक मीन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ द सेम क्वांटिटी। अच्छा, इसका मतलब अर्थमेटिक मीन आपने पढ़ा होगा, मीन कैसे निकालते हैं ये तो पढ़ा होगा। मीन का मतलब ये हो गया, मान लो 5 बंदों ने रीडिंग ली, इस इंस्ट्रूमेंट किसी भी लेंथ, मास, किसी का भी मेजरमेंट 5 लोगों ने किया। 5 लोगों ने अलग अलग किया। मान लो 5 किलोग्राम का एक ऑब्जेक्ट है, एक मास है, और किसी ने मेजर किया 4.9, किसी ने मेजर किया 4.98, किसी ने मेजर किया 5.1, किसी ने मेजर किया 5.12, किसी ने 5.3। तो सबका एवरेज ले लिया जाए। अगर हम 5 का एवरेज लें, मीन्स अगर हम मीन वैल्यू की बात करें, 5 का मीन निकाल लें, तो जो वैल्यू आएगी कहीं ना कहीं एक्यूरेसी की तरफ इंडिकेट करेगी। तो ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिससे हम एरर को मिनिमाइज करेंगे। रिमूव नहीं कर रहे हैं कंप्लीटली, हम इसको मिनिमाइज करने की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि मीन एरर कैसे फाइंड किया जाएगा, मीन एरर कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो सबसे पहले अगर मीन एरर की हम बात करें तो मीन एरर में सबसे पहले लेट मीन एरर लेट A1 A2 A3 डॉट डॉट AN n नंबर ऑफ बंदों ने मेजरमेंट किया, ऐसे n नंबर ऑफ बंदों ने मेजरमेंट किया। ठीक, अब सोचो ये मेजरमेंट हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A, तो जो ट्रू वैल्यू है वो क्या है? A है। अब इन सब का जो मेजरमेंट किया गया, इन सब की जो एरर आएगी सबको पता है। इसमें जो एरर आएगी उसको हम क्या लिखेंगे? डेल्टा A1। इसमें जो एरर आएगी उसको क्या लिखेंगे? डेल्टा A2। इसमें जो एरर आएगी वो डेल्टा A3 आएगी। सबको पता है कि एरर ए मेजरमेंट है। A1 क्या है? फिर से समझो ध्यान से, यहां से बहुत जरूरी है, ध्यान से समझना। A1 क्या है? मेजरमेंट है। जैसे मान लिया कि राम ने करा मेजरमेंट A1, किसका मेजरमेंट? A का। A हमारा ट्रू वैल्यू है, इसका मेजरमेंट जब राम ने किया तो उसने क्या मेजर किया? A1 मेजर किया। तो इसका जो दोनों का डिफरेंस है A माइनस A1, उसी को हम क्या लिख रहे हैं? डेल्टा A1 लिख रहे हैं ना। अभी मैंने बताया था एब्सोल्यूट एरर, तो इसमें जो एरर है वो डेल्टा A1 है। तो इसमें जो एरर है वो डेल्टा A1, इस ये जो दूसरा बंदा मान लो श्याम कर रहा है A2, तो उसका डेल्टा A2, ऐसे ही n तक क्या आ जा रहा है? डेल्टा AN आ जा रहा है। अब बात समझ में आ गई होगी कि ट्रू वैल्यू का मेजरमेंट बहुत सारे लोग n नंबर ऑफ पीपल्स यहाँ पे कर रहे हैं, तो सबकी जो एरर है डेल्टा उसमें से निकाल के आ रही है ना ये। तो अब देखो मीन कैसे निकाला जाएगा। तो मीन जब निकाला जाएगा, इस बात का क्या ध्यान रखना है यहाँ पे, तो मीन एरर का सिंबल डेल्टा A बार लिख दो। ये मीन एरर का सिंबल हो जाएगा। डेल्टा A बार इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा AN होल डिवाइड बाई n। तो मीन तो इसी तरह निकालते हो, जितनी बार रीडिंग ली गई, जितनी बार ये एरर आई है, जितनी बार रीडिंग ले जाएगी उतनी बार एरर आएगी, डिवाइड बाई जितनी बार रीडिंग ले गई, मतलब n है। तो यहां पर डेल्टा A बार इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा A बार
इज इक्वल टू 1/n समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to i इज इक्वल टू n, और यहां पे क्या लिख सकते हैं ai। तो ये फार्मूला बन जाता है इसका। इस फार्मूले को इस तरह से लिखा जाता है बस ये अलजेब्रिक फॉर्म में, लेकिन हम जब इस पर अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको सिखाएंगे कि कैसे इसका न्यूमेरिकल किया जाएगा। आइए दूसरा, अब इसको और मिनिमाइज कैसे किया जाएगा, और इसमें प्रेसिशन का जो कॉन्सेप्ट है वो सारी चीजें कैसे आएंगी। मीन एरर से और हम क्या फाइंड कर सकते हैं? मीन एरर से हम फाइंड कर सकते हैं फ्रैक्शनल एरर। कौन सी एरर? फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर का ही दूसरा नाम है रिलेटिव एरर। फ्रैक्शनल एरर का दूसरा ही नाम रिलेटिव एरर है। तो देखिए रिलेटिव एरर क्या है, इसकी डिफिनेशन कैसे बनेगी, फार्मूले से डिफिनेशन बनाना सिखाऊंगा मैं आपको। पूरी फिजिक्स को प्रैक्टिकली मैं आपको सिखाने वाला हूं, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां याद करने की जरूरत होगी वो मैं बता दूंगा छोटे छोटे पॉइंट्स, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपको फिजिक्स में अब जो डिफिनेशन है वो रटनी नहीं है, अपने तरीके से खुद डिफिनेशन बनाएंगे आप। और जब तक आप फिजिक्स में डिफिनेशन खुद से बनाना नहीं सीखेंगे तब तक फिजिक्स का कोई मतलब नहीं है यार। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो हमें प्रैक्टिकली होना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा फिजिक्स को, कि फिजिक्स को फील करो कि हाँ एरर हो रही है यार, वो मैं कुछ कर रहा तो एरर हो गई, मोशन हो रहा हो मैं मोशन में हूँ, रेस्ट में हूँ, ऐसे फील करेंगे तो और मजा आएगा फिजिक्स को पढ़ने में। देखिए तो रिलेटिव एरर, फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव एरर, इसी को रिलेटिव एरर भी कहते हैं। तो है क्या है, मैं फार्मूला लिख दूं शायद आपको, आप इसका फार्मूले से देखो। रिलेटिव एरर इज इक्वल टू मीन एरर डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू। अब बताओ क्या इसका डिफिनेशन नहीं बता सकते? व्हाट इज रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर? आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर, तो आप क्या बोलेंगे? इट इज द रेशियो ऑफ मीन एरर टू द ट्रू वैल्यू, या बोलो द रेशियो ऑफ मीन एरर टू द ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। ऐसे ही तो और कुछ खास है नहीं। तो रिलेटिव एरर इज इक्वल टू डेल्टा ए बार डिवाइड बाय ए। ये फार्मूला हो गया हमारा क्या निकालने का? रिलेटिव एरर निकालने का या फ्रैक्शनल एरर निकालने का। ये सिंपल सा फार्मूला हो गया। अच्छा, फ्रैक्शनल एरर के बाद हम क्या फाइंड करेंगे इसकी बात करते हैं। देखो एक चीज और है, अब जब मीन एरर आप फाइंड करते हैं, कहीं नोट करके लिख लो। अच्छा नोट अभी बाद में लिखेंगे। सबसे पहले रिलेटिव एरर के बाद परसेंटेज एरर सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल इसी पर बेस्ड होते हैं, परसेंटेज एरर पर। तो परसेंटेज एरर क्या होगा भाई? परसेंटेज एरर है, इसकी डिफिनेशन से पहले मैंने पहले बोला फार्मूला लिखो। तो परसेंटेज एरर इज इक्वल टू, ओह माय गॉड, डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 मीन्स, अब सोचो डेल्टा ए बाई ए इज व्हाट? रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर इंटू 100 इज नोन एज परसेंटेज एरर। यार सिंपल सी बात है, आपने जो फ्रैक्शन में वैल्यू फाइंड की थी उसमें 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज एरर नहीं आ जाएगा। तो परसेंटेज एरर नहीं आएगा तो क्या आएगा? तो इसकी डिफिनेशन या स्टेटमेंट लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो कि परसेंटेज एरर इज द fractional error of 100 multiple। बस इतना सिंपल लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं इसकी डिफिनेशन, क्योंकि ये सब जो मैं बता रहा हूं आपको, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, ये सब केवल न्यूमेरिकल के लिए जरूरी है। थ्योरी पार्ट जो था प्रेसिशन, एक्यूरेसी, टाइप्स ऑफ एरर, वो मैंने बता दिया। इधर आप पढ़ रहे हो ना, इस पर केवल और केवल न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है हमें ज़्यादा से ज़्यादा, और इसके कॉन्सेप्ट सीखने हैं। तो देखिए ये रहा परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर और
तो एक चीज का और ध्यान रखो, अब नोट करके लिख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। लिखो, द एरर इन डिफरेंट ऑब्जर्वेशन, द एरर इन डिफरेंट observations, the error in different observations should be considered with observation should be considered with पॉजिटिव साइन। इस बात का ध्यान रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव साइन ओनली वेदर द एरर इज निगेटिव और पॉजिटिव। देखो भैया, एरर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये मैटर नहीं करेगा, लेकिन हमेशा एरर को मैथमेटिकली जब हम सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो एरर को हमेशा क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है। तो पॉजिटिव लेना है, और कैसे लेना है पॉजिटिव, इस सबकी हम बात करने वाले हैं, उसके कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं। जैसे मान लो भाई, अगर इसका मेजरमेंट कर रहे हो 5 सेंटीमीटर का है, किसी ने मेजर किया 4.5 सेंटीमीटर आया, तो 0.5 सेंटीमीटर कम रह गया, है ना? 0.5 सेंटीमीटर कम रह गया। अगर हम इसमें 0.5 और 4.5 में 0.5 ऐड कर दें, इसका मतलब निगेटिव एरर आई थी। और अगर हम 5 सेंटीमीटर है और 5.5 पे चले गए, तो 0.5 ज्यादा चले गए, पॉजिटिव एरर हो गई। तो इस तरह से जब एरर होती है पॉजिटिव या निगेटिव होती है, लेकिन हुआ कैसा? 0.5 का ही तो हुआ, तो 0.5 उसको हम जो मैथमेटिकली बोलेंगे वो पॉजिटिव बोलेंगे। ये चीज यहां बताना चाह रहा हूं मैं। आइए आगे बढ़ते हुए हम अब सीखते हैं कि परमिसिबल एरर क्या होती है। परमिसिबल एरर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसका। परमिसिबल एरर बोला जाता है, या मैक्सिमम एरर हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, कैसे मैक्सिमम एरर को रिमूव कर सकते हैं। एरर का सबसे मेन किसी फिजिकल क्वांटिटी में अगर एरर आ रही है तो उसको कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, ये चीज अब हमें सीखना है, जो कि इंपॉर्टेंट बनेगा यहां से। तो सबसे पहले अगर हम बात करें determination of error of a physical quantity, किसी फिजिकल क्वांटिटी का एरर किस तरह से फाइंड किया जाएगा। ये भी मैथमेटिकल है, ये भी एक्सप्रेशन डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये सीखना है कि इसमें किस तरह से हम एरर को फाइंड करेंगे, कैसे किसी फिजिकल क्वांटिटी के एरर को हम फाइंड कर पाएंगे। आइए सिखाते हैं, कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फिर इस पर न्यूमेरिकल करेंगे। तो सबसे पहले मान लो, लेट अस कंसीडर क्या कंसीडर। फॉर एग्जाम्पल हमने कंसीडर किया कि in an experiment a physical quantity S, in an experiment a physical quantity S, capital S, a physical quantity capital S is determined by measuring थ्री क्वांटिटी, तीन अलग अलग क्वांटिटी
में मेजर किया गया। एक हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी एस है, इसको 3 अलग अलग क्वांटिटी में मेजर किया गया। ठीक है, मेजर किया गया क्वांटिटी एक्स वाई एंड जेड, और वो क्वांटिटी क्या है, एक्स वाई एंड जेड है। ठीक है, which expressed as, और इसको कुछ इस तरह से एक्सप्रेस किया गया, देखिए s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर a, x टू द पावर a है, y टू द पावर b एंड z टू द पावर -c, ऐसा कुछ। ठीक, ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस यहीं से कॉन्सेप्ट हमारा बनने वाला है। तो s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर a, y टू द पावर b एंड z टू द पावर -c, implies that s इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, कुछ कांस्टेंट आता है, आप सबको पता है जब प्रोपोर्शनल लिमिट हटाई जाती है तो कुछ कांस्टेंट आता है, तो कांस्टेंट हमारा आ गया k, तो x टू द पावर a, y टू द पावर b एंड z टू द पावर -c। ध्यान से समझना, बहुत आसानी से समझ में आएगा। यहां तक समझ में आया दूसरा स्टेप। अब इसको डिफरेंशिएट कर देना होता है, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन मैं आपको पढ़ा चुका हूं। डिफरेंशिएशन किसी कांस्टेंट वैल्यू का 0 होता है, सबको पता है, बहुत अच्छे। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट ना करते हुए सबसे पहले इसका लॉग ले लेते हैं। सब मल्टीपल में तो लॉग लेना क्यों जरूरी है, भी अभी दिखेगा आपको। सबसे पहले इसका लॉग ले लो, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेक लॉगरिथम बोथ साइड। अगर हम दोनों साइड का लॉग ले लें तो इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग s इज इक्वल टू लॉग k प्लस लॉग x टू द पावर a प्लस लॉग y टू द पावर b प्लस लॉग z टू द पावर -c। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा, लॉग इतना तो आता होगा आपको। लॉग की प्रॉपर्टी होती है, सबको पता है कि log m इंटू एन इज इक्वल टू लिखा जा सकता है log m प्लस log n, लिख सकते हैं। तो log m इंटू एन इंटू पी भी रहे तो log m प्लस log n प्लस log p। तो मल्टीपल कोफिशिएंट जब होता है log का, तो उसका log जब लिखा जाता है तो ऐड कर दिया जाता है। चलिए अब यहां से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ध्यान से समझना, यहां तक समझ में आया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट इट, इसको भाई अब डिफरेंशिएट करो। तो log s का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/s इंटू ds। इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो समझना है ध्यान से, 1/s किसके रिस्पेक्ट में होगा, ये ds के रिस्पेक्ट में होगा, सबको समझ में आ रहा होगा। अगर होगा तो ds के रिस्पेक्ट में होगा, इज इक्वल टू लॉग के कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, सबको पता। अच्छा अब देखो यहां पर एक स्टेप और है, इसका एक स्टेप और क्या है, इसका एक स्टेप यहां पे लिख ही लेते हैं, फिर डिफरेंशिएट करते हैं। ये log s इज इक्वल टू log k प्लस फार्मूला फिर log का, log m टू द पावर n इज इक्वल टू n log m होता है, सबको पता है। ये प्रॉपर्टी यहां यूज कर लेंगे, तो log x टू द पावर a है तो इसको लिखेंगे a log x प्लस b log y प्लस, अब देखो ये आ रहा है आगे तो माइनस c है तो माइनस लिखेंगे, माइनस c log z। तो देखो इसीलिए अब यहां पे आपको लग रहा होगा क्लास 10th के बाद लग रहा होगा 11th में कि यार फिजिक्स, ये तो फिजिक्स नहीं तो मैथ है तो इसीलिए फिजिक्स जो है ना दुनिया का सबसे टफ सब्जेक्ट, इसीलिए कि इसमें ये पूरा मैथ के एप्लीकेशन पर बेस्ड है। मैथमेटिकली इसको जब सॉल्व करने आएगा आपको तभी फिजिक्स में मजा आएगा। आइए बात करते हैं, अब इसको डिफरेंशिएट कर दिया, आइए डिफरेंशिएट करें इसको, डिफरेंशिएट इट। अब इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो log s का 1/s इंटू ds प्लस 0, a कांस्टेंट है ऐसे रहने दो a, log x का 1/x इंटू dx, सबको समझ में आ रहा होगा। अच्छा प्लस प्लस b 1/y इंटू dy प्लस, नहीं यहां माइनस है, माइनस
C 1/z इंटू डी जेड। चलिए प्यार से अच्छे से लिख लेते हैं। तो डी एस डिवाइड बाई एस इज इक्वल टू 0 हटा दो, ए डी एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस बी डी वाई बाई वाई माइनस सी डी जेड बाई जेड। ठीक, अभी हमने पढ़ा, नोट लिखा था कि कभी भी जो एरर है वो निगेटिव नहीं लेते हैं। तो निगेटिव नहीं लेने का मतलब यहां पर ये मॉड में लिखा जाता है, डी एस बाई एस इज इक्वल टू ए मॉड ऑफ डी एस बाई एस प्लस बी डी वाई बाई वाई प्लस सी डी जेड बाई जेड। तो कभी भी आपको आगे चल के समझ में आ जाएगा कि ये जो एरर होती है इस तरह से जो फाइंड करते हैं, तो कभी भी जब स्क्वायर में रहेगा आगे आके मल्टीप्लाई होगा, माइनस नहीं लिखेंगे, हमेशा क्या लिखेंगे, प्लस ही लिखेंगे। ये x बाई एक्स रहेगा। ठीक, अब इसके बाद डी एस बाई एस इज इक्वल टू, तो ये फार्मूला हो गया आपका। तो फाइनली इस फार्मूले को इस तरह से हम लिख सकते हैं, या ये मैक्सिमम एरर यहां लिख सकते हो। तो मैक्सिमम एरर या तो इसमें लिखो या डी एस बाई एस। अब से जो ये फ्रैक्शन एरर आई, ये फ्रैक्शनल एरर जो आई है आपकी, इसमें अगर 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज एरर आ जाएगी। तो इस पूरे को ए डी एक्स बाई एक्स प्लस बी डी वाई बाई वाई प्लस सी डी जेड बाई जेड, अगर यहाँ पर ब्रैकेट लगा के 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज एरर हो जाएगी। तो ये फ्रैक्शनल एरर तक हो गया और ये परसेंटेज एरर फाइंड करने का तरीका हो गया। अब एक चीज और यहाँ जानना बहुत जरूरी है, वो क्या है, डी एस क्या है, डी एस क्या है, डी एस बहुत जरूरी है, लिख लो। डी एस है एरर इन एस, एरर इन फिजिकल क्वांटिटी ऑफ एस। एस की, एस जो फिजिकल क्वांटिटी थी उसमें जो एरर आई है वो कितनी आई है, डी एस। डी एक्स क्या है भाई, डी एक्स क्या है, एरर इन एक्स। एक्स के मेजरमेंट में जो एरर है वो डी एक्स है। डी वाई क्या है, एरर इन वाई। डी जेड क्या है, एरर इन जेड। तो इस तरह से डी एस, डी एक्स, डी वाई, डी जेड जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं ये डी एस रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें एरर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एब्सोल्यूट एरर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, दूसरी बात, इसको कहीं कहीं देखोगे, इसी फार्मूले को आप दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हो, अभी इतना लिख लो। इस फार्मूले को कहीं कहीं लिखा गया है, बुक में भी आपको मिलेगा, सीधा सा फार्मूला मिलेगा। क्या, देखो देखो देखो, ये हुआ। सबसे पहले एक बार फिर समझ लो, एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एस क्या था, एक फिजिकल क्वांटिटी था और उसको मेजर किया गया 3 अलग अलग तरीके से। मैंने फिर बोला इस डेरिवेशन का कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, मेन काम है इस फार्मूले का, किसको डेल्टा के फॉर्म में लिखा जाता है। डेल्टा एस बाई एस इज इक्वल टू ए डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस बी डेल्टा वाई बाई वाई प्लस सी डेल्टा जेड बाई जेड। फ्रैक्शन फॉर्म में इसको कहीं कहीं बुक में आप इस तरह देखोगे, और अगर 100% निकालना रहेगा तो डेल्टा एस बाई एस इंटू 100 इज इक्वल टू ए डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस बी डेल्टा वाई बाई वाई प्लस सी डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100 कर देते हैं। अलग अलग भी मल्टीप्लाई कर सकते हो तो परसेंटेज में। तो डेल्टा के फॉर्म में जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना तो यही फॉर्मेट ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इस तरह से हम इस बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। आइए अब एक प्यारा सा एग्जांपल लेते हैं और इस कॉन्सेप्ट को हम न्यूमेरिकली सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन की बात करते हैं, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को कुछ स्टूडेंट ने एक्सपेरिमेंटली कुछ रीडिंग निकाली हुई है, उसी पर बना हुआ ये क्वेश्चन है कि इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम जानते हो, एक बॉब होता है, उसको थ्रेड से बांध के इधर उधर घुमाते रहते हैं, झूला देखा होगा, तो उस तरह सिंपल पेंडुलम। तो इन एन एक्सपेरिमेंट ए सिंपल पेंडुलम अ स्टूडेंट मेड सेवरल ऑब्जर्वेशन। एक स्टूडेंट ने कई सारे ऑब्जर्वेशन किए
फॉर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, वो जो ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेशन जो चल रहा है पेंडुलम का, उसके लिए बहुत सारे उसने ऑब्जर्वेशन किए। हिज रीडिंग टर्न्ड आउट टू बी, रीडिंग देख लो, रीडिंग ध्यान से नहीं तो कहो कि समझ में नहीं आ रहा, 2.63 सेकेंड पहले रीडिंग उसने निकाली, दूसरी रीडिंग निकाली 2.56 सेकेंड, तीसरी रीडिंग है 2.42 सेकेंड, और फिर है 2.71 सेकेंड एंड 2.80 सेकेंड। ये रीडिंग है उसकी। लेकिन उस सिंपल पेंडुलम का एक खास बात इस क्वेश्चन में, इस सिंपल पेंडुलम का ट्रू रीडिंग तो दिया ही नहीं है, ट्रू वैल्यू तो दिया ही नहीं है, बस उसकी रीडिंग दी हुई है। ठीक, उसने जो रीडिंग ली है ना, वो रीडिंग हमें दे रखी है 1, 2, 3, 4 एंड 5 रीडिंग उसने ली, 5 रीडिंग हमारे पास है। तो सबसे पहले पूछा गया है कि मीन पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। अब सोचो यार, ये रीडिंग है, इसका मीन पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है तो कितनी आसान है, पांचों को ऐड करके 5 से डिवाइड करेंगे, मीन पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आ जाएगा। अब एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे तो एब्सोल्यूट एरर के लिए हमें ट्रू वैल्यू चाहिए, चलिए अभी क्वेश्चन में देखेंगे। अच्छा, फिर कहा मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो भाई ये जो एब्सोल्यूट एरर आएगी सभी की, उसी का तो मीन निकलेगा। अच्छा, फिर फ्रैक्शनल एरर, इसके लिए भी मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू चाहिए। और फिर चलिए, तो सबसे पहले हम मीन पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालने चल रहे हैं। अच्छा, ये सोचो आपने अगर 5 ऑब्जर्वेशन किए होते और आपको ट्रू वैल्यू नहीं पता होती तो आप क्या करते? एक बार खुद सोचो, 5 ऑब्जर्वेशन किए होते, किसी भी रीडिंग का, किसी भी मेजरमेंट में 5 मेजरमेंट किए होते, आपको ट्रू वैल्यू नहीं पता तो आप क्या करते? वही करते ना, पांचों का मीन ले लेते, मीन की जो वैल्यू आती वही ट्रू वैल्यू कंसीडर कर लेते। बात समझ में आ रही है? ट्रू वैल्यू कहां से आने वाली है? मीन पीरियड ऑफ ऑसिलेशन से हमारी ट्रू वैल्यू आने वाली है। ठीक, आइए एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले मीन पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकाल लेते हैं। मीन पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, चलो टी इज इक्वल टू मान लेते, ऑसिलेशन टाइम ही तो आ रहा है, तो टी इज इक्वल टू 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 डिवाइड बाई 1, 2, 3, 4, 5 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। तो टी इज इक्वल टू, ओवरऑल जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये जो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आ रही है 13.12 ऐड होके डिवाइड बाई 5, तो अप्रॉक्सीमेट ये वैल्यू 2.62 सेकेंड आ रही है पहली। और इस वैल्यू को, ये वैल्यू जो आई मीन पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, इसी को हम कंसीडर करेंगे, कंसीडर्ड एज ट्रू वैल्यू, कंसीडर्ड एज ट्रू वैल्यू। आइए, सारा खेल खत्म, सारा का सारा कॉन्सेप्ट अब हमारा आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं एब्सोल्यूट एरर इन ईच रीडिंग, सभी रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। तो सबसे पहले दूसरा जो हमारा पार्ट है एब्सोल्यूट एरर इन ईच रीडिंग, तो डेल्टा A1, अगर डेल्टा A1 निकालें तो क्या लिखेंगे, सॉरी टी मान रहे ना, तो डेल्टा T1 तो क्या लिखेंगे, T माइनस T1 लिखेंगे। हमारा T1 क्या है भाई, ये T1 है, T2 है, T3 है, T4 है, T5 है। तो T1, T2, T3, T4, T5, तो डेल्टा T1 एब्सोल्यूट एरर इन ईच रीडिंग, पहली रीडिंग लेने में कितनी एरर आई, तो पहली रीडिंग लेने में जो एरर आई देख रहे हो ना, 2.63 कर दिया इस बंदे ने, और जो हमारी ट्रू वैल्यू है वो कितनी थी, तो यहां से निकाल दें अगर, तो 2. यहां लिख लेते हैं 2.62 माइनस 2.63, T1 कितना है 2.63, तो वैल्यू कितनी आ गई माइनस 0.01, माइनस 0.01 पहली रीडिंग आई, पहली एब्सोल्यूट एरर आई है ना। ऐसे ही पांचों निकाल सकते हो आप। तो डेल्टा T2 क्या आ जाएगा, डेल्टा T2 निकाल दो, डेल्टा T2 इज इक्वल टू T माइनस T2 इज इक्वल टू T इज व्हाट 2.62 माइनस 2.56, तो वैल्यू कितनी 0.06 सेकेंड, तो डेल्टा T2 आ गया 0.06 सेकेंड। चलिए
अच्छा जी, डेल्टा T2, चलो यहाँ निकालते हैं। डेल्टा T3, डेल्टा T3 क्या हो जाएगा, T माइनस T3 हो जाएगा। वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.62 माइनस T3 कितना है, 2.42, तो वैल्यू कितनी आ रही है, 0.20। डेल्टा T3 आ गया। डेल्टा T4 निकाल लो, T माइनस T4 कितना आ रहा है, 2.71 माइनस कितना, 0.09। अच्छा, डेल्टा T5 कितना आएगा, सिमिलरली ऐसे ही देख लो, T माइनस T5, समझ में आ रहा होगा आई थिंक सबको। एब्सोल्यूट निकाल ले, अलग अलग निकाल ले, सभी का एब्सोल्यूट निकाल रहे हैं। तो T5 कितना हो जाएगा, T माइनस 2.62 माइनस 2.80, 18 होगा, माइनस माइनस 0.18। तो हमने दूसरा भी, पहला सॉल्व हो गया, दूसरा सॉल्व हो गया। तीसरे में आ जाओ भाई। तीसरे में कह रहा है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए अभी हमने आपको फार्मूला बताया था कि कोई भी रीडिंग निगेटिव नहीं लेंगे। निगेटिव देख रहे हो लेकिन कोई निगेटिव नहीं लेना है, सभी को पॉजिटिव लेते हुए चलो मीन निकालते हैं। तो मीन निकालते हैं, डेल्टा टी बार इज इक्वल टू, सबको क्या करना है, पॉजिटिव ही रखना। ध्यान रखो, नोट याद रखो कि यहां पर देख रहे होगे डेल्टा, फार्मूला क्या होगा, डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T3 प्लस डेल्टा T4 प्लस डेल्टा T5 डिवाइड बाई 5। सारी वैल्यू को जोड़ो। डेल्टा T1 0.01 प्लस डेल्टा T2 0.06 प्लस डेल्टा T3 0.20 प्लस T4 0.09 प्लस 0.18 डिवाइड बाई 5। तो देखो डेल्टा टी बार कितना आ रहा है, डेल्टा टी बार ऐड करके अगर देखा जाए डेल्टा टी बार को, तो ओवरऑल ये वैल्यू आएगी 0.54 डिवाइड बाई 5, तो अप्रॉक्सीमेटली 0.11 मान लो। तो डेल्टा टी बार हमारा कितना आ गया, कितना आ गया, डेल्टा टी बार इज इक्वल टू, सही है ना, 0.11। अच्छा, अब डेल्टा टी बार आ गया। एक ही क्वेश्चन में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं मैं। देखो तीसरा हमने सॉल्व कर लिया। फ्रैक्शनल एरर में क्या करते हैं, तो जो चौथा पार्ट है फ्रैक्शनल एरर, भाई फ्रैक्शनल एरर में आपने क्या किया था, आपने कहा था डेल्टा टी बार को सर मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर को ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए, फ्रैक्शनल आ जाएगा। चलिए भैया करके हम देख लेते हैं। तो 0.11 डिवाइड बाई 2.62 इज इक्वल टू, तो 0.11 डिवाइड बाई 0.62, तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ रही है 0.04। तो 0.04 हमारी फ्रैक्शनल एरर आ गई। अब कौन सी एरर निकालनी है, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर में क्या कर देना होता है, 0.04 इंटू 100, तो कितना परसेंट आया, 4% इज योर आंसर। तो 4% हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि जो एरर हमने पढ़ी वो सारी की सारी एरर इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर की बात करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। अगले क्लास में कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के क्वेश्चन होंगे, उसके बाद उस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल, अलग अलग टाइप्स के न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो आप अभी इसमें जितने भी थ्योरेटिकल पार्ट पढ़े हैं और ये बाकी ये न्यूमेरिकल करने के कॉन्सेप्ट सीखे हैं, इसको रिवाइज करते रहें। तब तक आप पढ़ते रहें। विश यू ऑल द बेस्ट।